हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल GH के अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ फिर से एक नई टॉपिक के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का टॉपिक क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। और इसके अंदर भी आज हम सेलुलोजिक जो रेशियो होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनके जो PYQs हैं उनका जिक्र करेंगे, उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आज हम सिर्फ कपास, लीलन एवं जूट, ये तीन जो रेशे होते हैं उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। ये तीनों ही सेलुलोजिक रेशे होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है सेलुलोज की मात्रा वो है कितनी होती है, कम से कम 90% होती है। ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ सेलुलोजिक जो रेशे होते हैं सिर्फ इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि रेशे जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट रेशे। ठीक है, और प्राकृतिक के अंदर भी तीन प्रकार के आते हैं। कौन कौन से? वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज रेशे। ठीक है, तो आज हम प्राकृतिक के अंदर जो वानस्पतिक रेशे हैं, यानी कि जो सेलुलोजिक रेशे हैं, सिर्फ उन्हीं का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, वानस्पतिक रेशे जो हैं, क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, वानस्पतिक रेशे जो होते हैं, देखो वो तीन प्रकार के होते हैं। उनकी उत्पत्ति जो वो तीन तरह से होती है। कौन कैसे कैसे होती है? देखिए, एक तो बीज वाले होते हैं, ठीक है, एक तने से, और एक पत्ते वाले। बीज के अंदर दो आते हैं। कितने आते हैं? 2 आते हैं। कौन कौन से? एक कपास आता है और एक कापोक आता है। ठीक है, फिर देखते हैं अपने पत्ते वाले पत्ते वाले रेशे। पत्ते वाले में भी 2 ही आते हैं। कौन कौन से? एक पीना आता है और एक सीसल आता है। ठीक है, बाकी जो सेलुलोजिक रेशे बच जाते हैं वो सारे किस में आएंगे? तने से आएंगे। ठीक है, जैसे कि लीलन हो गया, जूट, हेम्प, रेमी, सन, कोयार और मनीला, और एक अबाका। ठीक है ना, ये सारे किस में आएंगे? तने वाले जो रेशे होते हैं उनमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना इस स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है, यानी कि लीलन का तंतु जो है वो कैसा है? तने का है ना। ठीक है, तो ये पूछा कि किसके तने से ये प्राप्त होता है? जूट का पौधा, कपास का पौधा, फ्लेक्स का पौधा और हेम्प का पौधा। तो लीलन का जो तंतु होता है वो किससे प्राप्त होता है? ये होता है आपका फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ये फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा और अपने इसके ऊपर जिक्र कर लेते हैं कि लीलन के तंतु के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि लीलन के तंतु की जो खेती होती है वो किन उद्देश्यों से की जाती है। इसके मेनली 2 उद्देश्य होते हैं। क्या? एक तो इससे बीज प्राप्त करना, ठीक है, और दूसरा रेशा प्राप्त करना। ठीक है ना, बीज प्राप्त करना और रेशा प्राप्त करना। ये रेशा जो होता है वो भी इसमें क्या होता है? 2 प्रकार का अपने को मिलता है। कैसा कैसा? एक तो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और एक निम्न क्वालिटी का मिलेगा। जो अच्छी क्वालिटी का जो रेशा मिलता है वो लीलन के नीले फूलों से मिलता है। ठीक है ना, कौन से? नीले। ठीक है, और सफ़ेद फूल से जो मिलेगा लीलन, जो रेशा मिलेगा वो कैसा होएगा? निम्न कोटि का होएगा। ठीक है ना, कैसा होएगा? निम्न कोटि का होएगा। और इस पौधे का जो पौधा होता है ना, इसका लीलन का जो पौधा होता है वो कैसा होता है? वार्षिक होता है। ठीक है ना, एनुअल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशल कौन सा रेशा है? शीशल जो है वो कौन सा रेशा है? कृत्रिम रेशा है, बीज वाला, तने वाला और पत्ती वाला। तो बताइए, अभी पीछे अपनों ने स्लाइड की थी उसमें था ना सीसल, पीना और सीसल। पीना और सीसल दोनों किस में थे? पत्ती वाले रेशे में थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? पत्ती वाला रेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कपास के रेशे की लंबाई होती है, कपास का रेशा सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, कपास के रेशे की लंबाई जो है वो कितनी होती है? आधा इंच से 2.5 इंच, आधा इंच से 5 इंच, आधा 1.5 इंच से 3.5 इंच, 12 इंच से 20 इंच। तो कपास का जो रेशा होता है उसकी लंबाई होती है आधे इंच से 2.5 इंच तक। ठीक है ना, कितनी होती है? आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। और थोड़ी सी कपास पे और चर्चा करें तो इसकी लंबाई जो होती है वो अपने को पता चल गया कि आधा इंच से 2.5 इंच होती है। अगर कपास के पौधे की लंबाई पूछ ले तो कितनी होगी? कपास के जो पौधे की लंबाई होती है मोस्टली जो हमें मिलती है देखने को 3 से 5 इंच या फिर 3 से
6 फुट की मिलती है, ठीक है ना, ये फुट में होगी, ठीक है। 3 से 5 फीट या फिर 3 से 6 फीट, ये दोनों ही अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक सेलुलोजिक रेशा है, ठीक है। ये भी प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है। और कपास के अन्य क्या क्या नाम है बताइए, कपास के अन्य नाम क्या है। कपास को ही क्या कहते हैं, सार्वभौमिक रेशा कहते हैं, ठीक है। इसको ही ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर भी कहते हैं। कपास कैसे रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है, तो इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। और कपास जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ये एक अरेबिक भाषा का शब्द है, ठीक है। कपास को ही क्या कहते हैं, कपड़ों का राजा यानी कि किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, एक क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्त्रों का या रेशों का जो राजा है वो किसे कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो बोर्ड था उसने कपासी आंसर जो है वो माना है, रेशम नहीं माना है, क्योंकि रेशम जो होता है वो क्या होता है, कपड़ों की रानी होती है, और कपास जो है वो रेशों का राजा होता है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। और कपास का रेशा जो है वो कितने वर्ष पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है, ये लगभग 5000 वर्ष पहले से जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। इसी को यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं, यानी कि सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलने के पश्चात लीलन के तंतु की राख का रंग होता है, ठीक है ना। कौन सा तंतु, लीलन का तंतु। ये किससे प्राप्त होता है, अपने को तने से प्राप्त होता है, ठीक है। तने से प्राप्त होता है, भूरा, ग्रे, काला या लाल। तो जलने पे लीलन के तंतु की राख का रंग कैसा होता है, तो बताइए राख का रंग कैसा होएगा, इसका भूरा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे और थोड़ा सा करते हैं जिक्र। इस तंतु की लंबाई पूछ ले, जैसे कि अपनों ने लास्ट में देखा है कि कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो उसकी होती है आधे इंच से 2.5 इंच तक। और लीलन के तंतु की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 इंच से लेके 40 इंच तक होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, 10 से 40 इंच तक होती है, ठीक है। और इसमें चमक जो होती है ना लीलन में, वो कैसी होती है, किसके समान होती है, रेशम जो होता है ना अपना, उसके समान इसमें चमक होती है, ठीक है। और इसका रेशा कैसा होता है, इसका रेशा होता है लंबा, नुकीला, चिकना और चमकदार होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चमकदार होता है, ठीक है। और लीलन के तंतु को अगर जलाते हैं तो उसमें से गंध कैसी आती है, तो उसके अंदर गंध जो आती है ना, वो आती है आपके कागज। जब अपने कागज को जलाते हैं तो जैसी गंध कागज के जलने पे आती है वैसे ही गंध आती है लीलन के तंतु को जलाने में, ठीक है। और लीलन के तंतु के बारे में ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि जब ये गीली अवस्था में होगा, कैसी अवस्था में, गीली अवस्था में होगा, तो इसकी जो मजबूती है वो कितनी बढ़ती है, 20% बढ़ती है। जबकि कपास की कितनी बढ़ती है, यहाँ लिख दूँ, कपास की कितनी बढ़ती है, कपास की बढ़ती है आपकी 30%, ठीक है ना। ये दोनों ध्यान रखना। और ये दोनों ही ताप के जो है वो अच्छे सुचालक होते हैं, कौन, लीलन और कपास, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है, ये देखिए आगे वाले क्वेश्चन में ही आ गया, ठीक है। ये भी राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका, रेशम, ऊन, नायलॉन या कपास, तो क्या हो जाएगा, कपास। और कपास की जगह अगर लीलन भी दिया होता तो लीलन हो जाता, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है, अच्छे सुचालक होते हैं, किसके, सुचालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहा जाता है, ये देखिए आया हुआ है ना, टीजीटी 2009 में आया हुआ है, लीलन, कपास, रेशम और जूट। ये देखिए खास चीज़ ये देखिए कि इसमें बोर्ड ने दोनों ही दे रखे हैं, कपास और रेशम। तो हम किसको टिक करेंगे, कपास को करेंगे, क्यों, क्योंकि कपास को ही राजा कहा जाता है, जबकि रेशम को क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। ये 101% श्योर हूँ मैं, और आप भी इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है कि जो गलत बताते हैं कि रेशम जो होता है वो वस्त्रों का राजा होता है, नहीं, रेशम जो होता है वो रानी होती है, जबकि कपास जो होता है वो राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, ये पूछा, मोटाई को बरकरार रखने के लिए सूत की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको लचीलापन कहते हैं,
विकेबिलिटी कहते हैं या प्रतिस्कंदन कहते हैं, लोफ्ट कहते हैं। तो बताइए, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है ना। प्रतिस्कंदन क्या होता है, दबाने की क्षमता को, यानी कि किसी चीज़ को हम दबाते हैं फिर वापिस छोड़ते हैं तो वो अपनी स्थिति में वापस चली जाती है। लचीलापन क्या होता है, जो प्रतिस्कंदा, प्रत्यास्थता, तन्यता, ये सारे इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और ये पूछा कि सूत की क्षमता जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपने लोफ्ट। क्या कहते हैं, लोफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोम, ठीक है, कोटोम या क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है, ठीक है ना। ये देखो, कॉटन जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, मैंने आपको बताया था, अरबी भाषा का शब्द है। और किससे बना है, अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है, कोटोम या क्यूटोन से बना है। तो ये पूछा कोटोम या क्यूटोन का जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है। एक बीज का पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो इस कोटोम का जो अर्थ होता है वो होता है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बताइए। लीलन जो है, ये फिर से देखो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई ना। लीलन जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो बताइए लीलन को कहाँ से प्राप्त करते हैं। फ्लैक्स के पौधे से, कपास से, रबड़ से या ऊन से। तो हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था ना, लैंग्वेज डिफरेंस है बस और कुछ फ़र्क नहीं है। तो लीलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फ्लैक्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। क्या, कपास के रेशे का उत्पादन का सही क्रम दीजिए। कंघी करना, खेती करना, खोलना व आपस में मिलाना, बिनौले निकालना और गांठ बांधना, कताई करना, पुनी बनाना या धुनना, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कपास का रेशा करेंगे तो सबसे पहले उसकी खेती करनी पड़ेगी। तो 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, खेती करना। उसके बाद खेती कर ली अपनों ने, उसके अपने जो पोर्ट्स होते हैं उनमें से क्या करेंगे, बिनौले अलग करेंगे, है ना। बिनौले निकालना और गांठ बांधना, ठीक है, 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, गांठ बांध ली, गांठ बांध के फिर हम उसको लेके जाते हैं मिल तक। तो वहाँ पे क्या करते हैं, खोलते हैं और आपस में उनको मिला देते हैं, है ना। यही करते हैं ना, खोल लेते हैं फिर उनको आपस में मिलाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, खोलने के बाद में, मिलाने के बाद में उसको धुलना, उसकी कार्डिंग करनी, यानी कि उसकी जो अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करना, यही करते हैं। धुलने के बाद में क्या करेंगे, उसकी अशुद्धियाँ दूर हो गई, उसके बाद में उसको कंघी करके उसके जो रेशे होते हैं उसको समानांतर करते हैं, ठीक है। 1 नंबर आ जाएगा कंघी करना। उसके बाद में क्या करेंगे, बताइए, पुनी बनाएंगे ना, पोनी बनाएंगे तभी तो कताई होगी। फिर 6 नंबर आ जाएगा, पुनी बना देंगे। उसके बाद में कताई करना, यानी कि 5th नंबर। अब ये कूट जो मिल गया अपने को, 2 4 3 7 1 6 5, ये ढूंढो कहाँ पे है। 2 3 ये गलत हो गया, 2 3 ये भी गलत हो गया, 2 4 3 2 4 3 2 4 3 7, यानी कि बी वाला जो आंसर है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये होती है कपास प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन, यानी कि कपास बनाने का या कपास का रेशा बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस क्या है। उसमें सिर्फ 7 स्टेज दे रखी थी, ठीक है, लेकिन देखो टोटल 15 स्टेज होती है। तो आप कूट के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर लगाते हैं, ठीक है। तो अपने एक बार सारी देख लें थोड़ी सी। देखो, सबसे पहले आता है हार्वेस्टिंग करना, यानी कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, खेती करना या पोर्ट्स को इकट्ठा करना, ठीक है। फिर आता है आपका गिनिंग मतलब बिनौले जो होते हैं उसके अंदर बीज जो होते हैं उनको निकालना। फिर सॉर्टिंग करना, यानी कि कपास की छंटाई करना, यानी कि अच्छी वाली कपास को अलग से करना, जो गंदी कपास होती है उसको थोड़ा अलग करना, यानी कि उन दोनों का अलग अलग कर लेना। जैसे खेतों में करते हैं ना, पहले अपने जो पौधे होते हैं उनके ऊपर से पहले कपास निकालते हैं, फिर वो जब गठरी बांधते हैं उससे पहले देखते हैं कि कौन सी अच्छी वाली है और कौन सी गंदी है ना। तो दोनों की अलग अलग गांठ बांध के फिर अपने घर लेके आते हैं उसको। ये तो नहीं है कि दोनों को मिक्स करके ले आएंगे, नहीं लेके आते, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग यानी कि सॉर्टिंग करके लेके आते हैं, ठीक है। फिर बैलिंग करना, यानी कि गांठें बांधना, और गांठें जो होती है वो कितने की बनती है, एक 500 पाउंड की बनती है, ठीक है। फिर ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, फिर उनको खोलते हैं, यानी कि ये गांठ बांध के फिर अपने घर लेके आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मिल्स में लेके जाते हैं, ठीक है। खोलना या मिलाना, वहाँ पे उसको ओपन करते हैं और उसको मिलाते हैं अच्छे से। फिर कार्डिंग एवं डबलिंग, यानी कि धुनाई करना एवं दोहराई करना, ये होती है कि अशुद्धियों को दूर करते हैं। कार्डिंग और डबलिंग के द्वारा जो है वो अशुद्धियाँ जो है वो पीट के उनको दूर की जाती है।
ठीक है। उसके बाद है कॉम्बिंग करना यानी कि कंघी करना, यानी कि कॉम्बिंग करेंगे उनके रेशों को सीधा करेंगे। फिर ड्राइंग करना यानी कि खींचना, उनको कंघी करने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे ताकि वो बिल्कुल सीधे हो जाए। फिर रोविंग करना यानी कि घुमाना, फिर उनको ट्विस्ट देते हैं, ठीक है। फिर स्लीवरिंग करना यानी कि पोनी बनाना, फिर उनकी पोनियाँ बनाई जाती है। फिर स्पिनिंग कताई होती है, उसके बाद वीविंग होती है, बुनाई होती है। फिर फिनिशिंग होती है, उसके ऊपर प्रीसज्जा दी जाती है। फिर डाइंग होती है यानी कि रंगाई, उसके बाद पेंटिंग यानी कि छपाई होती है, ठीक है। तो ये कितनी होगी 15 जो है वो स्टेप्स होते हैं कपास के जो रेशे का जो उत्पादन होता है उसके अंदर, ठीक है ना, कपड़े में। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए क्या बनाई हुई है मैंने, तो HGS, सबसे पहले HGS, फिर BOCC, फिर DR, फिर SSW, फिर FDP, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने अपने तरीके से बनाई हुई है, आप सब अपने हिसाब से इसको बनाना। शॉर्ट फॉर्म हमेशा ऐसे बनाना जो आपके माइंड में रहे, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म जब भी आप बनाते हो यानी कि ट्रिक जब भी आप कोई भी बनाते हो तो आपको ट्रिक हमेशा खुद की बनानी है, ना तो मेरी बनाई हुई रखनी है आपको, ना किसी और टीचर की बनाई हुई रखनी है। खुद की जब बनाते हैं तो वो हम भूलते नहीं हैं। देखो मैंने इसकी ट्रिक जो है वो क्या बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई है, मेरी शादी हुई है किसके साथ हुई, हर्षित गर्ग के साथ हुई। मैं उनके साथ अपने ससुराल में गई, यानी कि HG यानी कि हर्षित गर्ग, S मतलब ससुराल, ठीक है। मैं हर्षित गर्ग के साथ ससुराल गई कुछ पैसे लेके, ठीक है। क्या लेके गई हूँ वहाँ पे, कुछ पैसे लेके गई हूँ। वहाँ पे मेरे को BOCC मेरा बॉस मिला, कौन, मेरी सासू माँ मिली, ठीक है। बॉस मिला मेरे को सासू माँ मिली, और उनके ऊपर भी BD यानी कि उनकी दादी भी है, किसकी, हर्षित जी की दादी है। तो बॉस जो वो बड़ी दादी हो गई, बड़ी बड़ी दादी मतलब मेरी सास की जो सास है बड़ी दादी, वो उनकी बॉस है, ठीक है। वो उनसे डरते हैं डर मतलब DR मतलब डरते हैं, कौन, मेरी सास जो है वो बड़ी दादी से डरती है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा बोलना नहीं है, SSW यानी कि बोलना नहीं है, FDP जाके इन पैसों की FD करवा दो परमानेंट, ठीक है। तो हो गई ये ट्रिक अपनी। तो मेरे को ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगती है कि मैंने शादी की हर्षित गर्ग से, ससुराल गई हूँ कुछ पैसे लेके, वहाँ पे मेरे को बॉस मिली मेरी सास, लेकिन उनकी भी सास यानी कि उनकी हमारी बड़ी दादी जो है वो उनकी बॉस थी, उनको उनसे बहुत डर लगता था ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को कहा आवाज़ नहीं करनी कुछ भी, धीरे से जाओ बैंक में जाओ, इन पैसों की जो है वो FD करवा दो, परमानेंट परमानेंट जो FD करवा दो। तो मैं तो मुझे नहीं लगता ये कभी भूलूंगी, और आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको एक ट्रिक बना लेना, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया ये 15 जो स्टेप होते हैं, कोई ना कोई अपने भूल जाते हैं। तो ये जो ट्रिक बनाएंगे उसके बाद चाहे 7 पूछे, 8 पूछे, 9 पूछे, कितने मर्जी स्टेप वो डाले, हम उसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब एंटी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है। ये पूछा कि ऐसा कौन सा रेशा है जिसको सूक्ष्मदर्शी से जब अपने देखते हैं तो उसमें एंठन या कोशिका नुमी जो है रचना जो है वो दिखती है, सूती, रेयोन, रेशमी या ऊनी। तो बताइए ऐसी कौन से रेशे हैं जिनमें एंठन युक्त या कोशिका नुमा जो है संरचना वो है दिखती है, वो आपको दिखती है सूती वस्त्र में, ठीक है ना। किस में दिखती है, सूती में। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इनमें अपरिपक्व अवस्था और परिपक्व रेशा दोनों होते हैं, और दोनों की जो अवस्थाएं होती है तो दोनों में ही कुछ रचनाएं जो है वो डिफरेंस दिखती है, ठीक है ना। अपरिपक्व जो अवस्था होती है उसके अंदर कैसी दिखेगी आपको, उसमें दिखेगी आपको कि एक सूक्ष्म नलिका दिखेगी, गोल नली की तरह, ठीक है ना। एक गोल सी नली दिखेगी आपको ऐसे, ठीक है। उसके अंदर तरल पदार्थ जो है वो भरा दिखेगा, ठीक है। और परिपक्व जो होता है उसमें एक रिबन की भांति दिखेगी, एक रिबन की भांति ऐसे संरचना दिखेगी, और एंठन दिए हुए, ठीक है ना, यानी कि एंठन ऐसे की ऐसे ऐसे एंठन दिए हुए दिखेगी वो, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है, ये अपरिपक्व अवस्था में, ठीक है, और ये परिपक्व अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है। ये पूछा है कि सूती कपड़ा अगर जलाते हैं तो उसमें से कैसी लो निकलती है, ठीक है। सफ़ेद, पीली, नीली और नारंगी। तो आप हर घर में सूती कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कपड़ा लेके और उसको जला के देखना कि उसमें से लो कैसी निकलती है, उसमें से निकलती है आपकी
पीली लो। सिर्फ इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन का कलर भी येलो किया है, ताकि हमारे माइंड में रहे। और जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना, उतनी ही हर चीज़ हमारे माइंड में जो है वो छप जाती है, ठीक है ना, स्थायी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? तने वाला तंतु पूछा है कि नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है ना। लीलन, हेम्प, जूट और कापोक। देखिए अब बीज वाले तने, बीज वाला आपको पता है कौन कौन से होते हैं? कपास और कापोक, कपास और कापोक होता है, ठीक है। और उसमें पत्ती वाले में भी दो होते हैं, कौन कौन से? पीना और सीसल। कौन से होते हैं? पीना और सीसल। तो अब ये देखिए कि इनमें से अगर कोई है तो वो क्या है? तने वाला नहीं होगा ना। तो देखिए लीलन, हैप, जूट और कापोक। कापोक किस में आता है? आपका बीज में आता है। तो क्या आंसर मिल गया आपको? कापोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या है? ठीक है ना, दबाने मोड़ने, ठीक है। लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन्यता या घनत्व है। देखिए लचीलापन जो होता है ना, लचीलेपन का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रत्यास्थता भी हो गई, प्रतिस्कंदता भी हो गई, तन्यता भी हो गई, मतलब बिल्कुल लचीला, ठीक है ना। अपने कहते नहीं तो बहुत लचीला है ना, ठीक है। प्रत्यास्थता, तन्यता, घनत्व। घनत्व में जो होता है वो आकार में परिवर्तन नहीं होता है, उसमें क्या होता है? आयतन में परिवर्तन होता है। तन्यता जो होती है वो किस में प्रयुक्त होती है? धातु में प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। धातु में, धातु के जो तार बनते हैं ना, उसी को बोलते हैं तन्यता। और अब रह गया आपका प्रत्यास्थता। तो इसको कूट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ रहा है प्रत्यास्थता, लेकिन इसका राइट आंसर अगर प्रतिस्कंदता इसमें दिया होता तो प्रतिस्कंदता होता, क्योंकि प्रत्यास्थता जो होती है वो लंबाई में होती है, ठीक है ना। लंबा यहाँ से अपने किसी चीज़ को खींचा ऐसे और इसको छोड़ते ही वापस यूँ आ गया ये, ठीक है, लंबाई में, उसको प्रत्यास्थता बोलते हैं। और प्रतिस्कंदता बोलते हैं, मान लो ये कोई बेड बना हुआ है आपका गद्दा, ठीक है, इस गद्दे को ऐसे दबाया अपनों ने, फिर ये वापस अपनी आकृति में आ गया, आकार में आ गया, इसको बोलते हैं प्रतिस्कंदता, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या है? दबाना है ना, तो दबाना है तो प्रत्यास्थता नहीं प्रतिस्कंदता होएगा। लेकिन टीजीटी 2013 के अंदर ये जो आपको दिए हुए थे ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या जा रहा है? प्रत्यास्थता जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। ये पूछा है सूती कपड़ों की जो सिकुड़न है वो निम्न प्रक्रिया से कम होती है। फिल्टिंग, सेंफोराइजेशन, मर्सराइजेशन या क्लैंडरिंग। तो ये परिसज्जा वाला आ गया, ठीक है ना। तो सूती कपड़ों की जो सिकुड़न है वो हम किससे कम कर सकते हैं? वो हम कम कर सकते हैं सेंफोराइजेशन से, है ना। सेंफोराइजेशन से हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और मर्सराइजेशन से क्या होता है? इससे चमक लाते हैं कपड़ों में, क्या करते हैं? चमक लाते हैं। और क्लैंडरिंग से क्या करते हैं? कपड़े को चिकना बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और सेंफोराइजेशन से क्या करते हैं? सिकुड़न जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। फीते के समान दिखाई देता है। तो हमने कल परसों जो क्लास ली थी उसमें भी ये डिस्कशन किया था कि फीते के समान जो है वो कौन सा जो तंतु है वो दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऊन, नायलॉन, रेशम और कपास। तो बताइए कौन सा तंतु ऐसा है जो कि बल खाते हुए फीते के समान जो है वो आपका दिखाई देता है? तो वो होता है आपका कपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलन फ्लेक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह है। ये कह रहा है कि लीलन का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। बहुकोण, त्रिकोण, अंडाकार या रिबन के आकार का। तो ये फ्लेक्स जो होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो जो होता है हमेशा बहुकोण के जो समान है वो दिखाई देता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका आपको दिखाते हैं क्रॉस सेक्शंस। ये देखिए ये इस प्रकार का कुछ दिखाई पड़ता है। ये बहुपॉलीमर टाइप में, यानी कि पॉलीमर टाइप में दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे जो है वो कोण बने होते हैं, बने हैं ना, ये देखिए, है ना, बहुत सारे हैं ना। ये तो नहीं है कि त्रिकोण है या एक कोण का या द्विकोण है, नहीं ना। इसमें बहुत सारे कोण जो है वो बने होते हैं, ये पॉलीमर्स के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको दिख रहे हैं ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? ओटाई मतलब गिनिंग की, ठीक है ना। तो बताइए, हमने देखा था ना, कॉटन की पूरी प्रोसेस देखी थी, उसमें सेकंड प्रोसेस क्या होती है? गिनिंग की होती है, यानी कि ओटाई की। तो हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। हम देखते हैं कि इसमें कॉटन कहाँ है। नायलॉन, रेशम, रुई,
उक्त सभी के लिए। तो अब ये देखिए कि रुई है ना, रुई को ही हम क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं, और कॉटन को सामान्य भाषा में अपने क्या कहते हैं, उसको रुई कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रुई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। अब देखिए तने से प्राप्त होने वाला रेशा पूछा है, ठीक है ना, कपास, लीलन, रेशम या रेयोन। तो देखिए कपास किससे प्राप्त होता है, कपास बीज से प्राप्त होता है। लीलन बताइए तने से होता है ना, और तने से किसके तने से प्राप्त होता है, ये फ्लैक्स के पौधे से, है ना, किससे, फ्लैक्स के पौधे से। और फ्लैक्स के पौधे को क्या कहते हैं, अपने अलसी भी कहते हैं ना फ्लैक्स को। तो ये अलसी के तने से या फ्लैक्स के पौधे से जो है वो लीलन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लीलन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा क्या कहलाता है, बताइए, कैमो, कैशमियर, साटिन या कैनोपी। तो लीलन के द्वारा जो महीन बुना हुआ कपड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं साटिन। क्या बोलते हैं, साटिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो पीएचडी एंट्रेंस में आया हुआ है, ठीक है ना, और एमपी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। सूती कपड़ा की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। सीजनिंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, क्योरिंग इन हीट सेटिंग या डिसाइडिंग। डिसाइडिंग नहीं है ये, डिसाइजिंग है, ठीक है ना, डिसाइजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका आ गया प्रीसज्जा वाले से, ठीक है ना, सूती कपड़े पे जो प्रीसज्जाएं होती है उनके जो सही क्रम है, ठीक है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं सीजनिंग। क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिसाइजिंग, यानी कि उसको आकार देते हैं, ठीक है, यानी कि 6 नंबर, 1 नंबर, फिर 6 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्काउरिंग करेंगे, यानी कि 4 नंबर, ठीक है। अपने कूट ढूंढते जाते हैं साथ साथ में, 1 और 6, 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, इसमें 3rd आ रहा है, इसमें 6th आ रहा है। तो यानी कि आंसर अपना क्या हो गया, सी हो गया। लेकिन हम इसकी प्रोसेस पूरी देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले सीजनिंग करते हैं, फिर डिसाइजिंग करते हैं, उसके बाद स्काउरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे, यानी कि 3rd नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, यानी कि 2nd नंबर आ जाएगा। फिर क्योरिंग या हीट सेटिंग, है ना। उसके बाद ही हम उस कपड़े का इलाज करते हैं ना अच्छे से, मतलब कितने टेम्परेचर पे उसको क्या करना है, सब कुछ हीट सेटिंग वगैरह सब कुछ जो है वो बिल्कुल लास्ट में होती है, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका कोड अपने पास में, ठीक है, आया समझ में। सीजनिंग, उसके बाद डिसाइजिंग, उसके बाद में स्काउरिंग, स्काउरिंग मतलब स्वच्छ करना, सीजनिंग मतलब उसको कपड़े को झुलसा के उसको साफ करना, ठीक है ना। फिर उसको सीजनिंग के बाद डिसाइजिंग, उसके बाद में स्काउरिंग, फिर ब्लीच कर देंगे, फिर प्रिंट कर देंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्योरिंग एवं हीट सेटिंग कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में क्या है, कपास, अनानास, अलसी। ये देखो अलसी को क्या बोलते हैं, फ्लैक्स भी बोलते हैं ना, फ्लैक्स, ठीक है। और नारियल की जटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड में क्या देखा है, पादप तना, बीज के रोए, पादप पत्ता, फलों का छिलका। आपको इन दोनों को मैच करना है। तो बताइए क्या चीज़ किससे मैच हो रही है, कपास। कपास किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है ना। तो कपास किससे प्राप्त हो गया आपको, बीज से। अनानास, अनानास यानी कि पत्ता होता है, पादप पत्ता, है ना। और अलसी, अलसी क्या होता है, यानी कि फ्लैक्स के पौधे से ही प्राप्त करते हैं ना अपने। अलसी, अलसी से क्या प्राप्त करते हैं, लीलन प्राप्त करते हैं, पादप तना होता है ये। और नारियल की जटा जो होती है वो फलों का छिलका होती है। तो ये कोड ढूंढ लीजिए कहाँ पे आ रहा है, कपास यानी कि 2 नंबर, 2 नंबर यानी कि ए में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। देखिए कपास में 2nd आ रहा है, अनानास में 3rd आ रहा है, अलसी में 1 नंबर आ रहा है, नारियल की जटा में 4 नंबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूती वस्त्र तैयार करने में, सूती वस्त्र तैयार करने में अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए पहले भी अपनों ने देखा है, ठीक है, और अभी भी देखो एग्जाम 2019 में भी आया हुआ है, और किस कौन से में आया हुआ था, ये पीछे 2012 में आया है, जून 2012 में आया है, और ये आया हुआ है 2019 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीजनिंग करते हैं। तो अब सीजनिंग ढूंढिए, इसमें कहाँ है, ये रहा, इस पे है 6 नंबर पे। उसके बाद में क्या करते हैं, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग नहीं है ये, डिसाइजनिंग है, ठीक है ना। डिसाइजनिंग करते हैं, यानी कि 2nd नंबर आ गया। फिर स्काउरिंग करते हैं, 1 नंबर आ गया। अब ये कोड ढूंढो, 6 2nd 1st, 6 2nd 1st, 6 2nd 4th आ गया, ये 6 2nd 1st इसमें आ रहा है, यानी कि बी आंसर जो है वो अपना करेक्ट है। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर ब्लीचिंग करते हैं ना,
उसके बाद में ब्लीचिंग कर देंगे, 4 नंबर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, मर्सराइजिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, टेटरिंग करेंगे, 3rd नंबर। उसके बाद में क्लेंजरिंग करेंगे, 5th नंबर। अब ये देखिए मर्सराइजिंग के अंदर क्या होता है, मर्सराइजिंग के अंदर होता है कपड़े को चिकना और चमकदार बनाते हैं। और टेटरिंग के अंदर क्या होता है, टेटरिंग के अंदर जो वस्त्र टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, उस वस्त्र को क्या करते हैं, सीधा करते हैं किनारियों से, ठीक है ना, सीधा करते हैं। और क्लेंजरिंग में क्या करते हैं, क्लेंजरिंग में करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे हम जो प्रेस करते हैं, जो इस्त्री करते हैं कपड़े को, वो क्लेंजरिंग कहलाती है, ठीक है ना। सामान्य जो घरों में अपने इस्त्री करते हैं वो प्रेस होती है, और जो औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रेस की जाती है, बड़े बड़े थानों के ऊपर सीधी प्रेस की जाती है, उसको क्या कहते हैं, क्लेंजरिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, ठीक है ना। अब आपको ये नहीं पता होगा कि रिपलिंग क्या होती है, ये भी अपने समझेंगे। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, बीज, पौधा, तना या लीलन। तो फ्लैक्स के पौधे से हमें क्या मिलता है बताइए, फ्लैक्स के पौधे से हमें क्या मिलता है, लीलन मिलता है ना। और फ्लैक्स के पौधे से किस पार्ट से हमें लीलन मिलता है, तो ये मिलता है आपको तने से। किससे मिलता है, तने से, ठीक है ना। तो ये किससे मिलेगा, तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए पत्तों से कौन कौन से प्राप्त किए जाते हैं, पीना और सीसल किए जाते हैं ना, पीना और सीसल, ये 2 नाम ढूंढो इसमें, पीना और सीसल। ये कैपेक नहीं है, कापोक है। कापोक किससे प्राप्त करते हैं, बीज से। और कायोर किससे प्राप्त करते हैं, कायोर यानी कि नारियल की जो छाल होती है, ठीक है ना, ये छाल से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या मिल गया हमने, फर्स्ट और सेकंड देखो कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु कौन से हैं, पुनर्विकसित, ठीक है ना, रेयोन, लाइसोल, लायोसेल, एजलोन या एल्पाका। तो जो पुनर्विकसित सेलुलोज तंतु हैं वो इन दोनों में से हैं, रेयोन और लायोसेल, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, रेयोन और लायोसोल, यानी कि ए और बी। ए और बी देखो कहाँ है, ये रहा सेकंड में, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना कि पुनर्विकसित जो सेलुलोज तंतु है वो ये दोनों है, रेयोन और लायोसेल, ठीक है ना, रेयोन और लायोसेल। हमने रेयोन का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना है और इसको यूज भी बहुत किया है, लायोसेल का नाम जो है वो बहुत कम सुना है। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी जो है वो क्या होता है, एक पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट तंतु को कहते हैं, जूट तंतु जो है उसको क्या कहते हैं, चांदी तंतु, तांबर तंतु, सुवर्ण तंतु या एल्यूमिनियम तंतु। तो जूट जो तंतु होता है वो होता है आपके सोने के रंग का, ठीक है ना, सोने के रंग का, यानी कि पीले रंग का। कैसा होता है, पीले रंग का। पीले रंग का होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुवर्ण तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुवर्ण तंतु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लीलन वस्त्र के प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बतलाइए। क्या पूछ रहा है ये, लीलन के वस्त्र के। और परसों वाली क्लास में हमने किसका प्रोसेस देखा था, कॉटन का देखा था ना, और आज हम देखते हैं लीलन का, ठीक है ना। किसका देखेंगे आज हम, लीलन का, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग या हैंकलिंग। फिर अभी रेटिंग, रिपलिंग, स्केचिंग, हैंकलिंग। फिर है स्केचिंग, रिपलिंग, रेटिंग, हैंकलिंग, हैंकलिंग, रिपलिंग, रेटिंग या स्केचिंग। तो बताइए लीलन के वस्त्र को जो प्राप्त करने का सही क्रम है वो क्या होएगा। इसका सही क्रम होता है, सबसे पहले रिपलिंग होती है, ठीक है, फिर रेटिंग होती है, फिर स्केचिंग होती है और उसके बाद हैंकलिंग होती है, ठीक है। अब ये बताइए कि रिपलिंग क्या होती है। रिपलिंग की प्रक्रिया वो होती है कि जैसे पत्ते और बीज को, यानी कि सबसे पहले लीलन जो होता है वो किसे प्राप्त करते हैं, फ्लैक्स या अलसी के पौधे से प्राप्त करते हैं, उसके तने से प्राप्त करते हैं। तो इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो एक बार अपने समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि बीज को बोते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि खेती करते हैं, कि उसमें पानी देंगे, खाद देंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद उसकी खेती हो जाएगी, वो तने बड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनको अपने काट लेते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उनको काट लेते हैं। फिर उसके बाद में 2 प्रोसेस करते हैं, एक फर्स्ट होती है रिपलिंग, सेकेंड होती है रेटिंग, ठीक है ना। देखो दोनों ही प्रोसेस होती है, रिपलिंग और रेटिंग। रिपलिंग सबसे पहले रिपलिंग होती है, यानी कि हम उनको काट के उनके गांठ सी बना के, बंडल बना के खेतों में छोड़ देते हैं, ताकि वो सूख जाएंगे। सूखने से उनकी जो पत्ती है, जो बीज हैं, वो सारे क्या होते हैं, नेचुरली झड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिपलिंग की प्रक्रिया हो गई।
ठीक है। अपने ऑप्शन में रिपलिंग सबसे पहले आया था, फिर रेटिंग है। अब रेटिंग क्या होती है? रेटिंग जो होती है वो होती है कि जो वो पत्ते वत्ते सूख गए, सिर्फ तना बच गया, ठीक है। अब तने को क्या करते हैं, पानी में डाल के छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए। क्यों? ताकि वो तना जो है वो फूल जाए, उसमें खमीरीकरण हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग मतलब उनको तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको तोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग का मतलब होता है उनको रेशों को जो है, उनके अंदर जो तने फूल जाते हैं उनमें रेशे होते हैं, उन रेशों को अपने बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। उन रेशों को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर हैंकलिंग। हैंकलिंग का मतलब होता है कॉम्बिंग करना, ठीक है ना। अपनों ने उस प्रोसेस में पढ़ा था कॉम्बिंग करना, उसी का ये नाम है हैंकलिंग करना। यानी कि उनको या तो हैंगर में लटका देते हैं, बड़े बड़े हैंगर्स होते हैं उनमें लटका देंगे, ठीक है। उनको सीधा करने के लिए उनमें कॉम्ब करते हैं, ठीक है, कंघी करते हैं। और फिर क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। फिर उनकी स्पिनिंग करते हैं, कताई करते हैं, ठीक है ना। जब हमें हैंकलिंग से सीधे रेशे प्राप्त हो जाएंगे, फिर हम उनकी स्पिनिंग कर देंगे, कताई कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है इसकी प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हैं, कल्टीवेशन यानी कि बीज को बोते हैं। फिर हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कि खेती करते हैं अच्छे से, उसको मेच्योर होने देते हैं। उसके बाद रिपलिंग करते हैं यानी कि उनके जो गांठे बांध के छोड़ते हैं उसमें से पत्ते बीज वगैरह अलग हो जाते हैं रिपलिंग की प्रक्रिया में। फिर रेटिंग करते हैं, और रेटिंग भी 5 प्रकार से की जाती है, ठीक है ना। पानी में ये नहीं कि किसी पानी में डाल के छोड़ दिया, नहीं, अलग अलग तरीके से 5 प्रकार से इसकी रेटिंग की जाती है। कौन कौन सी? एक ड्यू रेटिंग होती है, फिर पूल रेटिंग होती है, स्टीम रेटिंग भी होती है, वेट रेटिंग होती है, और केमिकल रेटिंग होती है। ये 5 प्रकार की जो है वो रेटिंग है जो उसमें की जाती है। फिर ब्रेकिंग की जाती है, उनको तोड़ा जाता है। फिर स्केचिंग की जाती है, उनमें से रेशों को अलग किया जाता है। फिर हैंकलिंग की जाती है, इनकी हैंगर में टांगा जाता है और कॉम्ब किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, इनकी कताई की प्रक्रिया जो वह करते हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से जाते हैं। देखो अब समझ में आएगा रिपलिंग क्या होता है। रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग और हैंकलिंग, यही देखा है। इसमें प्रोसेस है अलग, लेकिन अपनों को कूट के अकॉर्डिंग देखने की, इन कूट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या ऑप्शन जो है वो सही बैठ रहा है। तो रिपलिंग के बाद रेटिंग होती है, रेटिंग के बाद में स्केचिंग होती है, उनमें से रेसे निकालते हैं, फिर रेसों को टांग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलन है, लीलन क्या है? तो बताइए लीलन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है क्या, प्राकृतिक फाइबर है क्या, या मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए लीलन जो है वो कैसा है? लीलन अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक फाइबर पढ़ रहे हैं ना, प्राकृतिक रेशे पढ़ रहे हैं, उसी में लीलन को पढ़े जा रहे हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक फाइबर है। मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर कौन कौन से हैं? रेयोन है ना, ये सब क्या मानव निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है? ताप व उबलने की सहन करने की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा वो किस में होती है? ऊन में, कपास या सूती में, रेशम में और जूट में। तो बताइए किस में होती है? ये सबसे ज़्यादा जो सहन करने की क्षमता होती है वो आपके किस में होती है? कपास के अंदर होती है। किस में होती है? कपास के अंदर होती है। और कपास क्या है? कपास और लीलन दोनों ही क्या है? ताप के अच्छे सुचालक है ना, ताप के अच्छे सुचालक है, इसलिए इनको गर्मी के मौसम में पहना जाता है, ताकि हमें ठंडक का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है ना। तो क्या है बताइए, ताप व उबलने सहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में हुई? कपास या फिर सूती फाइबर में, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कपास को साफ करने की विधि है, कपास को साफ करने की विधि कौन सी है, ठीक है, क्या कहलाती है? गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग या पिकिंग। तो हमने ये सारे टर्म जो है अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से देखे थे, जहाँ पे हमने कपास की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखी थी, ठीक है। गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग, पिकिंग। तो बताइए साफ करने की विधि जो है उसको क्या कहेंगे? क्या गिनिंग कहेंगे, या बेलिंग, या कॉम्बिंग, या पिकिंग? अब बताइए बेलिंग क्या होता है? बेलिंग का मतलब होता है गांठ बांधना, और गांठ कितने की बनती है? 500 पाउंड की, है ना। कॉम्बिंग का मतलब कंघी करना, यानी कि रेशों को सुलझाना, सीधे करना। पिकिंग का मतलब क्या होता है? पिकिंग का मतलब होता है कि कोयों को या पोर्ट्स को इकट्ठा करना, है ना, यही होता है। बच गया क्या आपका? गिनिंग का मतलब क्या होता है? सफाई करना होता है ना, ओटाई करना, सफाई करना, ठीक है ना। गिनिंग मशीन के द्वारा जो है वो इनको गिनिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि कपास के जो बीज होते हैं उनको कपास से अलग करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो बिनोले होते हैं कपास के अंदर, उनको हम गिनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं? उनको अलग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। जूट एक, यानी कि जूट क्या है?
रासायनिक रेशा है, तने का रेशा है, कोए का रेशा है या जानतव्य रेशा है। ठीक है, जूट जो है वो किस प्रकार का रेशा है, क्या रासायनिक रेशा है? नहीं, रासायनिक रेशा जो है वो ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये कौन सा है, प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक में भी कौन सा है, वानस्पतिक है। और वानस्पतिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बीज वाले और पत्ती वाले और तना। ठीक है, अब बीज में कौन कौन से आते हैं, बीज में आते हैं आपका कपास और कापोक आता है। पत्ती में पीना और सीसल आता है। तने में जूट, हेम्प, लीलन, ये सब किस में आते हैं, तने में आते हैं। तो आपका क्या आंसर मिल गया आपको, तने का रेशा है। अब ये बताइए जानतव्य रेशा, जानतव्य रेशे में क्या आएगा, जानतव्य रेशे में ध्यान रखना कि 2 ही रेशे जो है वो जानतव्य रेशे के अंदर आते हैं। कौन कौन से, ऊन आता है एक तो, और दूसरा क्या आता है आपका, रेशम आता है। ठीक है ना, क्या आता है, ऊन और रेशम। और जितने भी जानतव्य रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे प्राकृतिक रेशे, वानस्पतिक रेशे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेलुलोजिक फाइबर होते हैं ना, वैसे ही जानतव्य जो रेशा होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन फाइबर होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कौन सा होता है, प्रोटीन फाइबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द फाइबर पोर्ट्स इज कॉल्ड। कोई से बीज अलग करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये देखा था अपनों ने, है ना, बेल, कार्डिंग, नेपिंग और गिनिंग। बस क्या है, लैंग्वेज डिफरेंस है थोड़ी सी। ठीक है, तो बताइए कोई से बीज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गिनिंग कहलाएगी ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। ये पूछा कि क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः किस में पाई जाती है। ठीक है ना, मानव निर्मित रेशों में, कपास व लीलन में, प्रोटीन रेशों में, इलास्टोमेरिक रेशों में। तो क्रॉस लिंकेज और साइड चेन जो है वो किस में पाई जाती है, आपकी कपास और लीलन में पाई जाती है। कारण क्या है, कारण ये कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है होता है। ठीक है, और इसके जो अंदर परमाणुओं की जो श्रृंखला होती है वो क्या होती है, क्रॉस लिंकेज या साइड चेन की बनी होती है। ठीक है ना, इस रूप में जो है वो मिलती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूती वस्त्र तैयार होता है। अब बताइए सूती वस्त्र जो है वो किससे तैयार होता है, बताओ, भेड़ों से, कपास से, रासायनिक पदार्थ से या रेशम कीटों से। तो भेड़ से हमें क्या प्राप्त होते हैं, भेड़ के हम बाल लेते हैं। ठीक है, और बालों से क्या होती है, ऊन प्राप्त होती है। तो क्या सूती वस्त्र ऊन से प्राप्त होता है, नहीं, नहीं होता। तो ये क्रॉस हो गया आपका, रासायनिक पदार्थ से सूती वस्त्र नहीं बनता। और रेशम कीटों से, रेशम कीट से क्या मिलेगा हमें, रेशम मिलेगा ना। तो ये सूती वस्त्र तैयार नहीं हो रहा। तो सूती वस्त्र जो किससे तैयार होता है, आपका कपास से तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेपल तंतु का उदाहरण है। ठीक है, अब ये देखिए आप, तंतु जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तंतु 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे आता है आपका स्टेपल तंतु, और नंबर 2 पे क्या आएगा, फिलामेंट। क्या आता है, फिलामेंट। ठीक है ना, और स्टेपल तंतु कौन से होते हैं, स्टेपल तंतु वो होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जो आपके छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, और फिलामेंट कैसे होते हैं, फिलामेंट होते हैं लंबे रेशों को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, और छोटे रेशों को क्या कहते हैं, स्टेपल तंतु कहते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, जितने भी प्राकृतिक जगत के जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेपल तंतु होते हैं। और इसमें एक अपवाद है। ठीक है ना, रेशम, ये जो आपका यहाँ रेशम दिया हुआ है ना, ये क्या है, एक प्राकृतिक है, लेकिन फिर भी ये एक फिलामेंट तंतु है। ठीक है ना, क्या है ये, फिलामेंट तंतु है, क्योंकि रेशम का जो रेशा होता है ना वो कैसा होता है, लंबा होता है आपका। ठीक है ना, लंबा होता है, छोटा छोटा नहीं होता। ठीक है, लंबा होता है, लंबा होता है तो क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो रेशम होता है वो सिर्फ एक फिलामेंट है, और किसमें है, ये प्राकृतिक में है। ठीक है ना, बाकी जितने भी प्राकृतिक तंतु है वो आपके कैसे होंगे, स्टेपल होंगे, ये ध्यान रखना। तो इसके अलावा अब आप देखो स्टेपल तंतु में क्या आ जाएगा, फिर डेक्रोन, डेक्रोन प्राकृतिक नहीं है तो ये कैसा होएगा, फिलामेंट होएगा। नाइलॉन, नाइलॉन भी आपका प्राकृतिक नहीं है तो कैसा होएगा, फिलामेंट होएगा। जूट क्या आपका प्राकृतिक तंतु है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेपल हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या आपको नीचे ABC ऑप्शंस देखने की ज़रूरत है, नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि अवशोषकता का गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है, कपास में होता है। ठीक है, कपास में होता है या फिर लीलन में होएगा, सूती या लीलन में होएगा ना, या तो सूती वस्त्र में होएगा या लीलन के वस्त्र में होएगा। तो अब इसमें से अपने ऑप्शन देखते हैं। सूती रेशे में अपने को फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऊनी रेशे में, रेयोन में, रेशम में, तो इनमें नहीं होती है, किस में होती है, सूती रेशे में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बीज वाला तंतु कौन सा है, तो बताइए बीज से कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं आपको, कपास और
कापोक, हमने बार बार इन दोनों चीज़ों का जिक्र किया है। ठीक है, तो बताइए बीज वाला तंतु कौन सा है? कपास और कापोक। तो देखिए इसमें कहाँ है, लीलन, जूट, कपास है, तो क्या मिल गया आपको? कपास मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक तंतु है। अब देखिए प्राकृतिक तंतु है, ठीक है ना। प्राकृतिक तंतु में अब देखिए कपास, पॉलिएस्टर, रेयॉन और नायलॉन। तो बताइए प्राकृतिक तंतु कौन सा है? बताइए प्राकृतिक तंतु कौन सा है? कपास हो जाएगा ना, ये प्राकृतिक है ना कपास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिए के लिए उपयुक्त होता है? तो तौलिए के लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त होता है बताइए? या तो सूती वस्त्र या फिर लीलन। ठीक है ना, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, सूती, टेरिलिन, नायलॉन और ड्रैकन। देखो अब PYQ से हमें इतनी हेल्प मिल रही है कि हमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। हमने इतनी अच्छे से इस वीडियो को किया है, इस चैप्टर को किया है, इस टॉपिक को किया है कि हमें अब ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। हम क्वेश्चन देख के ही हम उसका आंसर जो है हमारे माइंड में आ रहा है कि इसका आंसर ये होगा, फिर हम देखते हैं कि आंसर क्या दे रखा है, सूती या लीलन। तो इन दोनों में से क्या दे रखा है आपको? सूती दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। तो वही सेम आ गया ना कि अवशोषण क्षमता जो किसकी अधिक होती है? तो जिसकी अवशोषण क्षमता अधिक होगी वही ज़्यादा पसीना सोखेगा, वही पानी को सोखेगा। ठीक है ना, टेरिकॉट वस्त्र में, सूती वस्त्र में, नायलॉन में या रेशमी में? तो किस में होगी ये? सूती वस्त्र में। सिर्फ लैंग्वेज चेंज आ रही है। ठीक है ना, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? कपास का रासायनिक नाम क्या है बताइए? फाइब्रोन, कैरेटिन, सेलुलोज या पॉलीमर्स। तो रासायनिक नाम कपास में क्या मिलता है? सेलुलोज मिलता है। कितना मिलता है? 90 से 95% मिलता है। और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? सेलुलोज हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं कपास के रेशे की लंबाई होती है। देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है ना, कपास के रेशे की लंबाई होती है। तो हमें पता है कि ये आधा से 2.5 इंच तक होती है। अब अपने को इसमें ये ऑप्शन देखना है, अगर ये नहीं मिलता है तो इसके आसपास का ऑप्शन देखेंगे, यही होता है ना। ठीक है, तो देखिए 5 से 6 इंच, 1.5 से 2 इंच, 4 से 5 इंच या 6 से 7 इंच। तो बताइए आधा से 2.5 इंच इसमें नहीं दी हुई, लेकिन हमें इतना पता है कि आधा से 2.5 इंच तक होती है। तो 1.5 से 2 इंच वाला सुटेबल बैठ रहा है इसके अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 से 2 इंच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डैश क्रिया कराई जाती है। ये कह रहे हैं कि सूती वस्त्र को अगर पारदर्शी और कड़ा करना है तो हम उसको किससे क्रिया करवाएंगे? ठीक है ना, कास्टिक सोडा से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडियम परबोनेट से या इनमें से कोई नहीं। अगर सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करना है तो हम उसकी क्रिया जो है वो किससे करवाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? एक सक्रिय, अत्यंत सक्रिय जो है अकार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित पूछा है। ठीक है ना, ये देखना है। रेशम, मानवकृत रेशा। क्या रेशम जो है वो मानवकृत रेशा है? बताइए, क्या रेशम मानवकृत रेशा है? बताइए, नहीं, मानवकृत रेशा नहीं है। रेशम जो क्या होता है? प्राकृतिक रेशा होता है। और ये किसके अंदर आता है? वानस्पतिक में आता है। वानस्पति में किस में आता है? जंतु जगत में आता है। ठीक है ना, और लीलन वनस्पतिक रेशा, रेयॉन प्राकृतिक रेशा, ऊन धात्विक रेशा। तो क्या ऊन धात्विक रेशा है? नहीं, ऊन धात्विक रेशा नहीं है। ये कैसा है? जानता रेशा है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा। क्या रेयॉन जो है वो प्राकृतिक रेशा है? रेयॉन जो है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है, वो कैसा है? मानवकृत रेशा है। लीलन हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि लीलन कैसा रेशा है? वानस्पतिक रेशा है, यानी कि प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी क्या है? वनस्पति वाला रेशा है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट देखते हैं कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। कपास का तंतु जो है वो अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देगा बताइए? गोलाकार, चौड़ा, आयताकार या लंबा? कपास का जो तंतु है ना वो अनुप्रस्थ काट के अंदर तो लंबा दिखाई देगा। उसमें अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसमें लंबी एक नलिका दिखाई देती है बनी हुई। ठीक है ना, अगर इसको अनुदैर्ध्य काट काटते हैं, अगर उसमें अनुदैर्ध्य काट जो है वो काटते हैं तो वो एक बल खाते हुए ऐसे बल खाते हुए फीते के समान जो है वो उसकी संरचना दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, 2 काट होती है, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट। तो अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखेगा? लंबा दिखेगा, जबकि अनुदैर्ध्य काट में कैसा दिखेगा? वो बल खाते हुए फीते के समान जो है वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश जो है वो कौन सा है? बताइए कौन सा देश है जो जहाँ पे कपास का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है? भारत, USA, अमेरिका या चीन? तो कपास के उत्पादन में जो
स्थान था 2011 में आया हुआ ये, ठीक है ना। तो क्या था, चीन का जो चीन जो है वो सर्वोस्थान पे था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है, ठीक है ना, प्रोटीन फाइबर नहीं है। अब ये बताइए प्रोटीन फाइबर जो कौन कौन से होते हैं, जितने भी जंतु जगत के, ठीक है ना, यानी कि जानता हूँ जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर होते हैं। उसमें क्या आता है प्रोटीन फाइबर में, ऊन और रेशम आता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, जो वनस्पति जगत के होंगे, वनस्पति जगत वाले में क्या होता है, सेलुलोजिक होते हैं वो, ठीक है। तो इसमें देखो ऊन, मोहायर, कश्मीरी ऊन या लीलन। सबसे पहले हमें अपना आंसर मिल चुका है लीलन, क्योंकि लीलन जो है वो कैसा होता है बताइए, वनस्पति जगत का है ना। लीलन हमें किससे प्राप्त होता है, फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है, ठीक है। और अभी इसमें एक नाम है ये मुहायर, ठीक है ना। ये मुहायर क्या है, एक ऊन है, ठीक है ना, ऊन है। ये किससे प्राप्त होती है, ये अंगोरा बकरी के जो बाल होते हैं उनसे ये हमें प्राप्त होती है। और ये बहुत ही चमकदार होती है, लचीलापन होता है और ये टिकाऊ भी होती है, ठीक है ना। मुहायर क्या है, अंगोरा बकरी के बालों से मिलने वाली ऊन, जिसको क्या कहते हैं, मुहायर कहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे, बस इतनी ही आज की क्लास। यानी कि आज अपना ये सेलुलोजिक जगत का जो फाइबर का जो क्लासिफिकेशन में चल रहा था टॉपिक, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। आपका सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उस जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।